नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 20 अप्रैल को कोर्ट केस और पेंशनर्स डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के बीच में जो केस चल रहा है उसकी लास्ट सुनवाई है। आज 13 अप्रैल हो चुका है, यानी कि एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद। पहले ये 30 मार्च को होने वाला था, लेकिन सरकार ने कुछ वकील वगैरह चेंज किया था, उसकी वजह से जो कोर्ट है उन्होंने सरकार को टाइम दे दिया था 20 दिन का। अभी देखते हैं सरकार क्या कर सकती है। देखिए, ये तो तय बात है कि पेंशनर्स का पक्ष मजबूत है, तो इस वजह से डीलिंकिंग होना तय है। यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में 20 अप्रैल को कोर्ट का फैसला जाता है तो डीलिंकिंग तय है। डीलिंकिंग करके पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन को अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद जो पेंशनर्स है वो 7 सीपीसी में शामिल हो जाएंगे, बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो पेंशनर्स है वो डीलिंकिंग करके अलग चले गए तो जो कर्मचारी है उनका क्या होगा? कर्मचारी किस तरीके से अपना पे रिवीजन करवाएंगे, या फिर क्या पेंशन रिवीजन के बगैर पे रिवीजन हो पाएगा? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में जिस तरीके से दबाव बन रहा है वो सिर्फ पे रिवीजन यानी कि कर्मचारियों या फिर कर्मचारी यूनियंस की तरफ से नहीं है, पेंशनर्स यूनियन की तरफ से भी दबाव बन रहा है। तो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन के अलग होने से कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, इस विषय पर पेंशनर्स और वर्तमान कर्मचारियों के बीच में अक्सर बहस बनी रहती है, क्योंकि दोनों के हित अलग अलग पॉइंट्स पर टिके हुए हैं। 20 अप्रैल की सुनवाई और उसके संभावित परिणामों को देखते हुए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये बात समझाऊंगा या फिर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पेंशन रिवीजन और कोर्ट केस, यानी कि पेंशनर्स के पक्ष के हिसाब से अगर देखें तो अगर कोर्ट का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो पेंशनर्स को वेतन से लिंक डी लिंक यानी कि अलग कर दिया जाता है। तो यह पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिसका इंतजार काफी टाइम से पेंशनर्स कर रहे हैं। पेंशनर्स भी जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है बीएसएनएल में, वो भी चाहते हैं कि वो 7 सीपीसी में शामिल हो जाए, केंद्रीय कर्मचारी बन जाए पूरी तरीके से। भले उनको पहले वो बीएसएनएल के कर्मचारी थे, पेंशन उनको सरकार से आती है तो वो पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। ठीक है, फायदा यह होगा कि पेंशनर्स को सीधा फायदा यह होगा कि उनकी पेंशन बिना वेतन समझौते का इंतजार किए 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के अनुसार रिवाइज हो जाएगी। तर्क यह है कि पेंशनर्स का मानना है कि वे सरकार के पूर्ण कर्मचारी है और पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है, जिसे कंपनी की लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी क्लोज और वेतन समझौता, यानी कि कर्मचारियों के पक्ष की तरफ से अगर बात करूं तो वर्तमान कर्मचारियों के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज सबसे बड़ी बाधा है। आज के टाइम से नहीं, 2017 के टाइम की बात करूं तब से लेकर अभी तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण ही थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाया है और न ही वेतन समझौता लागू हो पाया है। अभी ऐसी स्थिति में जब तक सरकार इस शर्त को नहीं हटाती तब तक घाटे में चल रहे कंपनी के कर्मचारियों का वेतन समझौता यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होना काफी मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है एक हिसाब से देखा जाए तो। अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दे दे या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बाईपास करके थर्ड पीआरसी लागू कर दे तो वो बात अलग है। लेकिन बीएसएनएल का एक पीएसयू का आज के टाइम पे वापस से प्रॉफिट में आना और 3 साल लगातार प्रॉफिट में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीएसएनएल में अभी 4G पूरी तरीके से यानी कि 80% रोल आउट हो गया है पूरे पैन इंडिया में, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर अभी भी 4G तक नहीं गया है। और जो जियो और एयरटेल वगैरह जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वो मार्केट में 6G लाने की तैयारी कर रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल कब प्रॉफिट में आएगी? देखिए, चुनौती है, दिक्कत है। यदि पेंशन पहले रिवाइज हो जाती है तो वेतन समझौता अटक जाएगा और वो भी हमेशा के लिए। तो कर्मचारियों को जो मनोबल है, यानी कि जो कर्मचारी है वो फिर से डीमोटिव हो सकता है कहीं भी अटका वेतन समझौता तो, क्योंकि वेतन और पेंशन के बीच का जो अंतर है वो कम या फिर खत्म हो सकता है। अगर अंतर का मतलब ये है कि वेतन और पेंशन एक तरीके से दो भाई है और दोनों आपस में जुड़े रहेंगे तो दोनों के बीच में सम और ताकत रहेगी। दोनों अलग होंगे तो जो तीसरा है वो फायदा उठाएगा। देखिए, सरकार चाहती है कि वेतन समझौता ना हो क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, और वो ये भी चाहती है कि पेंशन रिवाइज भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है। अब दोनों भाई एकजुट होकर अपना थर्ड पीआरसी लेने के लिए लड़ रहे थे इतने टाइम से,
लेकिन अब क्या किया, एक भाई ने बोला कि मैं इससे हट जाता हूँ, मैं किसी और कैटेगरी का हूँ, तो वो यहाँ से हट जाएगा, यानी कि पेंशन रिवीजन वेतन रिवीजन से अलग हो जाएगा। तो वेतन रिवीजन तो एक ही रह जाएगा इकलौता, भाई क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा सरकार का। तो अभी जब तक सम है तब तक और भी हो सकता था कि थर्ड पीआरसी 2026 में लागू हो जाती, लेकिन अब मुश्किल हो जाएगा अगर डीलिंकिंग के बाद पेंशन रिवीजन अलग हो जाता है तो। ठीक है, तो तर्क यह है कि कर्मचारियों का मानना है कि कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी उन पर है, इसलिए वेतन वृद्धि उनका प्राथमिक अधिकार है देखा जाए तो। लेकिन ऐसे बोलने से नहीं होगा, थर्ड पीआरसी लागू कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हड़ताल वगैरह है, एमपीस वगैरह, उसको आप मेमोरेंडम सौंप रहे हो, यानी कि पॉलिटिकली आप मजबूत हो रहे हो, पॉलिटिकली थर्ड पीआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन और भी कुछ ज़रूरत है। ठीक है, देखिए तुलना की अगर बात करूँ आज के समय में कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, पेंशन रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर वेतन समझौता। तो देखिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए सबसे संतुलित और ज़रूरी कदम दोनों का साथ माना जाता है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि पहले एक सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण, दोनों तरीके से समझ लेते हैं। अफोर्डेबिलिटी क्लोज के आधार पे या फिर उसको हटाना है, तो यदि सरकार इस क्लोज को हटा देती है तो पेंशन और वेतन दोनों का रास्ता एक साथ साफ हो जाएगा। इससे कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच विवाद भी खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई विवाद नहीं रहेगा, दोनों साथ में है, लिंकेज है। और अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटता है तो दोनों को एक साथ फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। थर्ड पीआरसी, उसके साथ लाभ, एरियर वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ। और 2027 की फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट के साथ फोर्थ पीआरसी के बेनिफिट, तो दोनों साथ में है तो फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर पेंशन रिवीजन रूल 37A की बात करूं तो पेंशनर्स के लिए ये सबसे जरूरी है, क्योंकि वे काफी समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। पेंशन को वेतन से अलग करना कानूनी रूप से उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। यानी कि सिर्फ पेंशनर्स के बारे में देखें तो पेंशन रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल है, वही उनके लिए जरूरी है। और वेतन से पेंशन अलग करना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेतन अटका रहेगा तो साथ में दोनों भाई अटके रहेंगे, यानी कि वेतन और पेंशन रिवीजन दोनों ही अटके रहेंगे एक साथ। कोई एक रिलीज होता है तो उसको बाहर जाने दो। अगर हम बुजुर्गों की सोचे, यानी कि जो 70-80 साल के हो गए, उनका पेंशन रिवाइज होना चाहिए, सिर्फ उनके बारे में सोचे तो ये सही बात है कि डीलिंग हो जाना चाहिए। लेकिन वेतन समझौता क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट लॉस पे भी डिपेंड करता है और साथ में सरकार की सहमति पर। सरकार अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को बाईपास कर देता है, एक्सेप्शन दे देता है, रिलैक्सेशन दे देता है, तो कल के कल ही थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ इनकेस और 6 महीने 7 महीने लेट हुआ तो जो कर्मचारी है वो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी उम्र बाकी है। लेकिन पेंशनर्स इंतजार नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो हो जाना चाहिए पेंशन रिवीजन अलग। कुल मिलाकर बात आती है कि आज के समय में अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाकर वेतन समझौता और पेंशन रिवीजन को लागू करना सबसे आदर्श स्थिति है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो पेंशन रिवीजन बिना अफोर्डेबिलिटी क्लोज के लागू करना सरकार के लिए आसान है, क्योंकि पेंशन का भुगतान सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, जबकि वेतन का बोझ बीएसएल को ही उठाना पड़ेगा। यदि 20 अप्रैल को फैसला जो पेंशनर्स है उनके पक्ष में आता है तो पेंशनर्स के लिए ये वरदान साबित होगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए दबाव और बढ़ जाएगा कि सरकार उनके वेतन के लिए भी नियमों में ढील दे। अब फिलहाल आपकी क्या राय है, यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी नए व्यूअर देख रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, क्या वेतन समझौता पहला लागू होना चाहिए या फिर पेंशन रिवीजन? मुझे इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा मत समझना कि मैं आपके कमेंट्स वगैरह को नहीं पढ़ता, मैं सभी को पढ़ता हूँ और उस पर तर्क देते हुए वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।